जो लॉ यूज होगा वो तो यही होगा, स्नेल्स लॉ जो था, दैट इज द म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू इंटू साइन आर, है ना। लेकिन थोड़ा सा अब इसके स्पेशल केस आ गए कि आज जो क्वेश्चन में होंगे ना, इसके बहुत सारे हम स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल एंड अपरेंट डेप्थ। वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन, है ना, एक्चुअल एंड अपरेंट डिस्टेंस। अपरेंट डिस्टेंस, भाई एक्चुअल और अपरेंट डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, ये आपको पढ़ना है सबसे पहले। वो आपको पता है कि जैसे हम किसी चीज को वाटर के अंदर जब देखते हैं तो वो आपको पास दिखाई देती है ना, तो एक्चुअल डेप्थ तो उसकी ज्यादा होती है वाटर की, लेकिन आपको चूंकि रिफ्रैक्शन की वजह से वो आपका बेस जो होता है वो पास दिखाई देता है। तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल एंड अपरेंट डिस्टेंस क्या होगा। तो उसको समझने के लिए जस्ट मैं ऐसे कर लूंगा कि ये सपोज आपका कोई रेफरेंस लाइन है ना, और यहाँ पे आप दो मीडियम की बाउंड्री बनाओगे। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग दो मीडियम की क्या बेसिकली आपकी बाउंड्री है। इसकी एक साइड पे जो मीडियम है वो म्यू वन है ना, कि एक साइड पे जो मीडियम है दैट इज सपोज म्यू वन लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे मीडियम आपका म्यू टू। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना, वो एक्चुअल डिस्टेंस जो दी हुई है वो सपोज आपकी कोई डी है, कि एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेसिकली आपकी डी है ना। तो किसी भी रेफरेंस बाउंड्री से जो इंटरफेस सरफेस है उसकी एक्चुअल डिस्टेंस डी है ना। तो ऑब्जेक्ट म्यू वन पे रखा हुआ है और ऑब्जर्वर इसको म्यू टू मीडियम से देख रहा है ना। और किसी केस में ये दिया हुआ है कि म्यू टू इज लेस देन म्यू वन, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में, जैसे एयर या वाटर का केस हो गया। तो इसमें क्या होगा ना, जब रे जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी। इस तरह से कोई भी आप इस तरह से रे अगर लोगे तो ये रे जो होगी ये नॉर्मल से इस तरह से अवे बैंड हो जाएगी, ऐसे आपका, है ना। तो एक्चुअली में ऑब्जर्वर जो है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा होगा, बल्कि इसके रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी उसको देख रहा होगा। कि अगर मैं इस ऑब्जर्वर को यहाँ पे, ऑब्जर्वर की अगर हम बात करें जो कि म्यू टू मीडियम में है, वो इसकी एक्चुअली इमेज को देख रहा होगा, क्योंकि उसके आइज में रेज जो आएंगी वो एक्चुअली यहाँ से थोड़ी स्टार्ट हो रही, बल्कि उसके अकॉर्डिंग तो लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ बन गई है, वो इमेज को देख रहा होगा, है ना। तो वही चीज है कि एक्चुअल डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, ये जो डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलते हैं अपरेंट डिस्टेंस, डी अपरेंट, है ना। तो एक्चुअल डिस्टेंस आपका डी है और अपरेंट डिस्टेंस क्या हो गया, जैसे कि आपका डी अपरेंट के बजाय आप इसको डी डैश लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कि नॉर्मली इसको हम लिखते हैं अपरेंट डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपकी डी डैश हो जाएगी। तो इसी को आपको रिलेट करना है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस और अपरेंट डिस्टेंस में बेसिकली आपका रिलेशन क्या होगा। तो मेन जो लॉ यूज होगा वो तो यही यूज होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कुछ नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस तरह से आप यहाँ पे कोई नॉर्मल ड्रॉ कर लो, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। कुछ पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, ये पॉइंट सपोज P है, जहां पे ये रे स्ट्राइक कर रहे हैं वो पॉइंट A है ना। अब आप इसके बाद सिंपल से ज्योमेट्री यूज कर लो, कि पहले तो मैं स्नेल्स लॉ यूज कर लूंगा, मैं लिखूंगा म्यू वन साइन आई इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू टू साइन आर, है ना। कि म्यू वन साइन आई इक्वल टू क्या हो गया, बेसिकली आपका म्यू टू साइन आर हो गया, है ना। इसमें अब आप ध्यान रखो कि हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, फॉर नियर नॉर्मल व्यू, फॉर नियर नॉर्मल व्यू, है ना। कि जो व्यू हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट नॉर्मल से कर रहे हैं, या पैराक्सियल रेस के लिए, कि हम इसमें भी बात करेंगे बेसिकली आपके पैराक्सियल रेस के लिए ये वाला एंगल आपका आई हो जाएगा और ये वाला एंगल आपका आर हो गया, तो सारे एंगल स्मॉल होंगे। तो जब भी आपके एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा इक्वल होता है थीटा के, या साइन थीटा और टेन थीटा सेम होते हैं फॉर स्मॉल एंगल। तो हम लिखेंगे फॉर नियर नॉर्मल व्यू साइन थीटा और टेन थीटा क्या होगा, बेसिकली आपका सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन हो गया म्यू वन इंटू साइन टेन आई इक्वल टू आपका हो गया म्यू टू इंटू टेन आर। तो आप ध्यान रखो कि इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, दिस लॉ इज वैलिड फॉर एनी एंगल। लेकिन अब जो हम फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज ओनली वैलिड फॉर द स्मॉल एंगल, है ना। इसलिए मैंने कल इसकी बात ही नहीं की है, कल तो मैं जस्ट किसी भी एंगल की बात कर रहा था, 60 30 किसी भी। अब जो ये एंगल होगा ये छोटे एंगल होंगे, नॉर्मली हम इसके और नियर नॉर्मल व्यू की हम बात करेंगे। तो यहाँ से टेन आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं, टेन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू वन इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एपी बाई डी हो जाएगा, और जो आपका टेन आर होगा ये आपका एपी बाई डी डैश हो जाएगा। तो एपी एपी यहाँ से कैंसिल हो गया,
यहाँ पे ये अपरेंट डिस्टेंस आ गई, ये जो अपरेंट डिस्टेंस होगी है ना डी डैश, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू डी आ जाएगा। ये अपरेंट डिस्टेंस जो होगी वो म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डी आ जाएगा। जैसे म्यू 1 म्यू 2 आप ध्यान रखना, म्यू 1 जो है दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, ऑब्जेक्ट मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और म्यू 2 जो है दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज मीडियम, ऑफ इमेज मीडियम। एक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम हो गया, दूसरा क्या हो गया बेसिकली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इमेज मीडियम हो गया। तो नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आपको पता है कि एक मीडियम यूजली एयर होती है ना, कि यूजली जो है एक मीडियम क्या होती है बेसिकली आपकी एयर होती है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला लिखना कि भाई अपरेंट डिस्टेंस की वैल्यू म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू डी होगी। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले चीज फॉर्मूला आपने यही डिसाइड करनी है कि डी डैश इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू डी होता है। ये आपका केस है, ठीक है ना। तो ये जस्ट आपने इसमें रिलेशन लिख दिया इसमें, विच इज द इंसिडेंट रे। बेटा इंसिडेंट रे यही होगी ना, जो ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट हो रही है वो इंसिडेंट रे होगी, जो ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट हो रही है वो इंसिडेंट रे होगी इस तरह से, है ना, क्योंकि इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से ही तो स्टार्ट होती है ना, कि ये आपकी इंसिडेंट रे है। और चूंकि डेंसर से रेयर में जा रही थी तो नॉर्मल से अवे बैंड हो गए थे, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, है ना। तो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होकर रिफ्रैक्ट हो गई, तो इसकी आई में जो रे आएगी वो यहाँ से आती हुई दिखेगी इसे, तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो एक्चुअल डिस्टेंस होगी, जो इमेज की डिस्टेंस होगी अपरेंट डिस्टेंस हो जाएगी। तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो पास दिखेगा, जैसा इनसाइड द वाटर कोई चीज आपको पास दिखती है, वही चीज है आपकी, है ना। तो इसी को सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। नॉर्मल केस में इसमें वन मीडियम इज एयर। नॉर्मल केस में क्या होता है कि इसमें एक मीडियम जो होता है वो एयर होता है ना, कि कोई भी जो रेयर मीडियम इज एयर, है ना। कि नॉर्मल केस में एक डेंसर मीडियम तो कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, एनीथिंग, लेकिन रेयर मीडियम मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, बेसिकली आपका एयर होता है। इफ रेयर मीडियम इज एयर, मीडियम इज एयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, है ना। तो इस केस में आप सिंपल से ऐसा केस बना सकते हो कि इस पूरे केस में अगर मैं बात करूं इस तरह से आपकी, तो दो केस हो सकते हैं। इस पूरे केस में अगर हम डिस्कस करें तो ये सपोज का कोई आपका लिक्विड का टैंक है, इसमें आपने कोई लिक्विड फिल कर दिया, यहाँ पे आपने क्या फिल कर दिया बेसिकली आपका कोई लिक्विड, लाइक दैट। इस तरह से आपने कोई लिक्विड फिल कर दिया इसमें, है ना। इसमें आपको पता है कि यहाँ पे सपोज इसकी डेप्थ जो है वो h है या d है ना। तो इसमें वही चीज होगा कि अगर ये d है, बाहर में एयर से अगर हम इसको देखें, है ना, तो इसमें भी आपको रेस डायग्राम अगर मैं बनाऊं इसका, तो रे डायग्राम जस्ट मैं ऐसा बना सकता हूँ कि एक रे तो आप ऐसे सीधे ले लो कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे सीधे चली गई, ये तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, लेकिन कोई रे किसी एंगल पे भी तो जाएगी ऐसे, तो ये बैंड हो जाएगी जब इससे जाएगी तो ऐसे, है ना। तो इस तरह से रे डायग्राम बन जाएगा इसका, इधर भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। कि यहाँ पे भी ये क्या होगा बेसिकली आपकी इस तरह से बैंड हो जाएगी। और नॉर्मली ये जो रेज है ना ये बहुत क्लोज है, मैं क्लैरिटी के लिए दूर बना रहा हूँ, है ना। क्लैरिटी के लिए सारी रेस को मैं क्या बना रहा हूँ बेसिकली आपका दूर बना रहा हूँ। तो इसके बेस से अगर कोई रे निकलेगी तो इस तरह से मूव करेगी, तो आपको पता है इसका यहाँ पे इमेज बन जाएगा ना, पीछे ले जाओगे इसको, तो जहाँ पे कट करेगा वो क्या बन जाएगा बेसिकली आपका इमेज बन जाएगा। ऑब्जेक्ट तो आपने बॉटम में ले लिया टैंक के, लेकिन जो इसका इमेज बन गया वो यहाँ पे बन गया। तो एक्चुअल डेप्थ अगर डी है तो अपरेंट डेप्थ ये डी डैश हो जाएगा, है ना। तो ये डी डैश हम निकाल सकते हैं, अभी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कि डी डैश इज इक्वल टू होता है डी इंटू म्यू 2 बाई म्यू 1, है ना। अब इसमें आपका जो म्यू 1 है वो तो एयर है, सॉरी म्यू 1 जो है ना वो जो होता है वो आपका ऑब्जर्वर का ऑब्जेक्ट का मीडियम होता है, वो तो कोई म्यू है ना, ऑब्जेक्ट का मीडियम है, लेकिन जो म्यू 2 है वो एयर है, तो अल्टीमेटली डी डैश की वैल्यू डी बाई म्यू हो जाए, सिंपल सा ऐसा। तो जब भी किसी रेरर से हम डेंसर में देखते हैं
तो चीजें आपको पास दिखाई देती है ना। डी से म्यू क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका डिवाइड हो जाएगा, है ना, कि डी से म्यू क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि आप रेयर से किस में देख रहे हो, किसी डेंसर मीडियम में, तो उसमें म्यू डिवाइड हो जाता है जब हम एयर से देखेंगे तो, है ना। लेकिन इसी का उल्टा अगर हम देख ले तो म्यू मल्टीप्लाई भी हो सकता है। किसी का अगर हम रिवर्स देखें तो इस केस में म्यू क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका सेम कोई टैंक है ना, और इसमें आपने लिक्विड फिल कर दिया, इस तरह से आपने यहाँ पे कोई लिक्विड फिल कर दिया ऐसे, है ना। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है टॉप पे, अब हम अंदर से बाहर देखना चाहते हैं, इसमें ऑब्जर्वर बाहर था, अब ये ऑब्जर्वर जो है वो अंदर है उसी वाटर के, है ना। और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सपोज किसी एच हाइट पे है ना, इसकी हाइट कितनी है, बेसिकली आपकी एच है, राइट। तो इसमें भी हम ऐसे कर लेंगे कि इसमें भी जब रे डायग्राम आप प्लॉट करोगे तो सिंपल से आपका रे डायग्राम ऐसा हो जाएगा कि एक रे तो सीधी आप पास कर दोगे, और दूसरी जो रे जाएगी इस तरह से, ये आपकी रेयर से डेंसर में जा रही है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बैंड हो जाएगी, है ना। ये टुवर्ड्स द इधर भी बना लो आप ऐसे, कि इस तरह से रेयर से अगर डेंसर में जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगी, बेसिकली आपकी बैंड होगी। तो इसका जो रे डायग्राम होगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करता हुआ आप शो करोगे, कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करता हुआ इस तरह से इसका रे डायग्राम हो गया। तो जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा, है ना, तो इसको ये पीछे ले जाएगा इस तरह से, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी और ऊपर बन जाएगी। तो जब हम डेंसर से रेयर में देखते हैं तो चीजें आपको दूर दिखाई देती है, कि अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। तो अगर एक्चुअली इसकी हाइट सरफेस एच है तो ये हाइट आपकी अपरेंट हाइट जो हो जाएगी वो एच डैश हो जाएगी, इस ऑब्जर्वर को जो दिखाई देगा जो इनसाइड द वाटर, है ना। ये जो केस है, इस केस में ऑब्जर्वर इज इन एयर, है ना। और इस केस में जो ऑब्जर्वर है वो मीडियम में है, ऑब्जर्वर इज इन मीडियम, ये ऑब्जर्वर जो है किसमें, बेसिकली आपका मीडियम में है ना। तो इसमें हम एच और एच डैश में रिलेशन निकाल सकते हैं, आप सेम फॉर्मूला यूज कर लो, डी डैश की वैल्यू आपकी हो जाएगी डी इंटू म्यू टू बाई म्यू वन। तो एक्चुअल हाइट तो आपका एच है ना, अपरेंट हाइट एच डैश है। और आप इसमें देखो, म्यू टू जो होगा वो आपका म्यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि म्यू टू जो होता है वो आपका ऑब्जर्वर का मीडियम होता है जो कि म्यू है, और म्यू वन जो हो जाएगा वो एयर हो जाएगा, ये आपका आ गया, तो म्यू इंटू एच हो गया। तो सिंपल सा है कि जब एयर से किसी मीडियम के अंदर की चीजों को देखेंगे तो म्यू डिवाइड हो जाता है, और जब हम मीडियम से एयर में देखेंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, चीजें आपको दूर दिखेंगी, है ना। तो मेन फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो किसी भी दो मीडियम के लिए यही यूज करेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस एंड एपरेंट डिस्टेंस के बीच, है ना। तो इसको आप लिख लो। सर ये जो ऑब्जर्वर है सर, ये इंटरफेस के बिल्कुल पास है क्या? ऑब्जर्वर इंटरफेस के बिल्कुल पास नहीं, ऑब्जर्वर तो देखो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो देख एकदम नॉर्मल के अलोंग रहा है, मतलब ऑब्जर्वर की जो लोकेशन है ना, ये जो सीधी रे आ रही है उसके आसपास कहीं पे, ओके सर। इंटरफेस के से तो दूर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये। लेकिन जो ये नॉर्मल आ रहा है ना, नियर नॉर्मल व्यू का मतलब ये होता है कि भाई नॉर्मल के अलोंग ऑब्जर्वर की लोकेशन। तो ये जो रेज मैंने दूर बनाई है, एक्चुअली में इस मेन रे जो सीधे जा रही है इसके बहुत क्लोज होंगी, बहुत क्लोज होंगी, इसलिए तो मैंने एंगल सारे स्मॉल ले लिए हैं, है ना, कि सारे एंगल क्या होंगे, इसलिए आपके स्मॉल होंगे, लेकिन क्लैरिटी के लिए हम दूर बना रहे हैं यहाँ पे, ओके सर। है ना। तो ये फॉर्मूला की लिमिटेशन है कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा वैलिड नहीं है, दिस इज वैलिड फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, के बाद ये फॉर्मूला वैलिड होगा। स्नेल्स लॉ तो हर एंगल के लिए वैलिड है, लेकिन ये स्मॉल एंगल के लिए वैलिड है फॉर नियर नॉर्मल व्यू, है ना, कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर नियर नॉर्मल व्यू, नियर नॉर्मल व्यू के लिए फॉर्मूला वैलिड है ना। तो ये ध्यान रखना कि कई बार एंगल लार्ज होते हैं और इसको आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना तो आंसर गलत आ जाएगा, लार्ज एंगल के लिए फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। तो ये आपका आ गया एक्चुअल डिस्टेंस एंड एपरेंट डिस्टेंस, है ना। अब हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस में। पहली जो चीज हम पढ़ते हैं दैट इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, है ना। एक चीज और भी मैं बताना यहाँ पे भूल गया आपको, कि जैसे यहाँ पे एक एपरेंट शिफ्ट भी हो गया ना,
है ना, कि भाई ये डी डिस्टेंस एक्चुअल था, डी डैश एपरेंट डिस्टेंस है, दोनों का जो डिस्टेंस डिफरेंस होता है इसको हम एपरेंट शिफ्ट बोलते हैं, एपरेंट शिफ्ट। भाई पोजीशन में कुछ शिफ्ट आ गया, ये डिस्टेंस, तो एपरेंट शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी, एपरेंट शिफ्ट की वैल्यू डी माइनस डी डैश हो जाएगा। तो जो एपरेंट शिफ्ट होगा डी डैश की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये डी इंटू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन हो जाएगा, है ना। इतने अमाउंट से ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई, बेसिकली आपकी शिफ्ट हो गई। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट शिफ्ट। तो यहाँ पे इस चीज को भी आप इंक्लूड कर लेंगे। एंड इसी चीज को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सपोज मूव कर रहा है तो इसकी इमेज भी मूव करेगी, है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेसिकली आपका वी डैश की वैल्यू आपकी हो जाएगी म्यू टू बाई म्यू वन इंटू डी, है ना, कि भाई ये आपका हो जाएगा बेसिकली, सॉरी डी नहीं, बेसिकली आपका इमेज की जो वेलोसिटी हो जाएगी इस केस में वो आप वी ले लो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, है ना, कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, बेसिकली आपकी वी हो जाएगी। कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से वी से जा रहा है तो इमेज वी डैश से मूव करेगी, तो वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू वी आ जाएगा, इसी चीज को डिफरेंशिएट करके। दोनों में सेम रिलेशन होता है ना। तो वी डैश को हम बोल सकते हैं एपरेंट वेलोसिटी, वी डैश इज नोन एज ए एपरेंट वेलोसिटी, है ना। तो एपरेंट वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, दोनों चीजें सेम ही होती है ना, कि अगर ये वी से मूव कर रहा है तो इसका इमेज किसी वी डैश से मूव करेगा, तो वी डैश और वी में भी सेम रिलेशन हो जाएगा, इसी डिस्टेंस वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो म्यू टू बाई म्यू वन तो कांस्टेंट ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये आपका गैस है ना। तो ये आपने लिख लिया, यहाँ पे आप शिफ्ट लिख सकते हो कि इस केस में भी शिफ्ट हो जाएगा। हेलो, यस। ओके, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके ओके, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से आ गया, है ना। तो ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, वॉल्यूम तो है ना। ये आपका आ गया। तो ये आपका आ गया कि भाई डी की वैल्यू वन माइनस म्यू टू बाई म्यू वन हो जाएगी, और ये चीज आपने लिख लिया ऐसे, है ना। तो यहाँ पे भी शिफ्ट की जो वैल्यू होगी ये आपका डी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू हो जाएगा, है ना। तो शिफ्ट की वैल्यू हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें उल्टा हो जाएगा, है ना, कि इसमें जो शिफ्ट की वैल्यू होगी वो एच डैश माइनस एच हो जाएगी, तो म्यू माइनस वन इंटू एच हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप करते रहना। तो शिफ्ट भी जानना होता है, इसी को हम बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट, है ना, कि दिस इज सिंपली नोन एज ए एपरेंट शिफ्ट। ये आपका गैस। अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम थ्रू द प्लेन सरफेस में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं
Refraction through the glass slab. We study refraction through glass slab. सबसे पहले ग्लास स्लैब आ जाता है आपका. ग्लास स्लैब कि कोई भी अगर ग्लास स्लैब है तो उससे रिफ्लेक्शन कैसा होगा, है ना. तो रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब की बात करते हैं. तो ग्लास स्लैब का स्ट्रक्चर जस्ट ऐसा हो जाएगा कि ग्लास स्लैब कोई भी होगा उसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल होते हैं, है ना. कि भाई ग्लास स्लैब और प्रिज्म में ही डिफरेंस है कि कोई भी अगर ग्लास सरफेस होगा तो इसमें टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल. यही मतलब होता है ग्लास स्लैब का, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर पैरेलल. जब भी किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका ग्लास स्लैब. तो इसमें हम रे डायग्राम प्लॉट करें तो जस्ट ऐसा हो जाएगा कि कोई रे इंसिडेंट हुई, ये पहले आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी और फिर अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी. इस तरह से आपका, है ना, कि इसका स्ट्रक्चर हो गया कि पहले एयर से बाहर, एयर ले लो आप, कोई दूसरा मीडियम भी ले सकते हो लेकिन मैं एयर ही ले रहा हूँ कि भाई बाहर में जो है ये आपका क्या है, बेसिकली आपका एयर है. हाँ, तो एयर से ग्लास में एंटर की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है, तो ये पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी इस तरह से, है ना. और यहाँ पे कुछ नॉर्मल हम ड्रॉ कर देंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, और जो यहाँ पे आर है वो यहाँ पे आई बन जाएगा, तो ये आर हो गया, तो ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा. तो चूंकि ये दोनों आर सेम है इसलिए हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम है, ये दोनों जगह पे आर सेम है इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, सेम होगा. मतलब ग्लास स्लैब कभी भी रे को डेविएट नहीं करता है. अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ हम ऐसा बोलेंगे कि ग्लास स्लैब का पहला पॉइंट आपका ये आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन इज 0. एंगल ऑफ डेविएशन जो ग्लास स्लैब का होगा इज 0 बिकॉज इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. Emergent ray is parallel to incident ray. है ना, कि जो आपकी इमर्जेंट रे होगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी. तो अगर ये पैरेलल है मतलब हमेशा एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आई अगर इक्वल टू ई के इक्वल है तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपके 0 हो जाएगी. कि एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा क्या होगा, बेसिकली आपका 0 होगा, कभी भी रे को डेविएट नहीं करेगा. लेकिन फिर भी कुछ चेंज तो हुआ है ना. कुछ चेंज क्या हुआ है आप थोड़ा ध्यान दो कि भाई जो चेंज हुआ है इसी को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट. इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, या लैटरल डिस्प्लेसमेंट को ही वी कैन कॉल इट एज ए लैटरल शिफ्ट, है ना. कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधी आपकी इस तरह से चली जाती, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से अब इधर शिफ्ट हो गई तो पैरेलल जो डिस्प्लेस हो गई है इसी को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना. कि ग्लास स्लैब के इंट्रोडक्शन से रे में लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है. और ये हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से. इसको निकालना एकदम आसान है कि अगर स्लैब के थिकनेस में टी ले लूं, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, है ना. तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल आई माइनस आर हो जाएगा, है ना. और ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ, सपोज आपका कोई ए है और ये पॉइंट आपका बी है कोई, है ना. और यहाँ पे इस नॉर्मल को प्रोसीड करके ये कोई पॉइंट सी हम ले लेते हैं. तो आप थोड़ा ध्यान दो कि अगर मैं इसमें साइन आई माइनस आर ले लूं, जहां पे आई माइनस आर एंगल बन रहा है उस ट्रायंगल पे, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा तो डी बाई ए बी हो गया. और ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसमें अगर मैं इस तरह से कॉस आर ले लूं तो कॉस आर की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगी. तो बेस तो इसका टी है, सॉरी हाँ डी बाई ए बी, ये बेस तो इसका टी हो गया और हाइपोटेनस तो इसका भी ए बी है ना. तो बस दोनों को आप डिवाइड कर दो, है ना. तो जैसे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी. तो जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा उसका फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा कि टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस आर. ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई कि जब भी किसी रे के पाथ में अगर कोई आप ग्लास स्लैब रखोगे तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा लैटरली और उसकी वैल्यू टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाई कॉस आर के इक्वल हो जाएगी, है ना. आई एंड आर तो हम निकाले लेंगे, आई और आर में जो रिलेशन होगा
वो स्नेल्स लॉ तो हर जगह वैलिड है। तो अगर एयर से म्यू में जा रही है तो ये रिलेशन तो वैलिड होगा ही। ए साइन इक्वल टू आपका म्यू साइन आर हो गया है। तो यहाँ से अगर आई पता है और म्यू पता है तो हम आर निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो पहली चीज है कि एंगल ऑफ डेविएशन किसी भी ग्लास स्लैब से हमेशा 0 होता है ना, लेकिन लैटरल शिफ्ट होता है। शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है बेसिकली आपकी ये होती है ना। एक और फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट, जो अभी हमने पढ़ा वो सेम चीज ही है ना, कि हम यहाँ पे जो एक और फिनोमेना होता है वी कॉल इट एज एपरेंट शिफ्ट, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया है ना, थर्ड आपका आ जाएगा एपरेंट शिफ्ट। सर एक सेकंड पिछली साइड। अभी शो कर रहा हूँ, जस्ट आपने ड्राइव कर लिया, साइन आई माइनस आर ले लिया, कॉस आर ले लिया, तो साइन आई माइनस आर आपका परपेंडिकुलर अपॉन भी हो जाएगा और कॉस आर की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस टी आ जाएगी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। टी जो होगी उस स्लैब की क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी थिकनेस हो जाएगी। ये आपका हो गया। दूसरी चीज होती है इसको हम बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट। इस स्लैब के केस में भी हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट है, तो एपरेंट शिफ्ट जो होता है वही चीज है कि शिफ्ट का फॉर्मूला इस केस में वही होगा, शिफ्ट इक्वल टू हो जाएगा टी डी ले लो, डी की जगह पे आप टी ले लो, एंड 1 माइनस आप यहाँ पे ले लो बेसिकली आपका म्यू 1 बाई म्यू 2, सॉरी म्यू 2 बाई म्यू 1, ये आपका गया। दिस इज योर एपरेंट शिफ्ट। ये किसका फॉर्मूला गया बेसिकली आपका, अभी मैं इसको कर दूंगा, लिख रहा हूँ। है ना, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली आपके एपरेंट शिफ्ट की, है ना। तो एपरेंट शिफ्ट की वैल्यू वही है, टी इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा बेसिकली आपका म्यू 2 बाई म्यू 1, जो आपने उस तरह से इस केस में लिखा हुआ है इसमें, है ना, कि भाई म्यू 2 1 माइनस म्यू 2 बाई म्यू 1 जो होता है, यही क्या होता है बेसिकली इस केस में आपका एपरेंट शिफ्ट, है ना। या हम विथ रिस्पेक्ट टू अगर एयर ले लें कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर एपरेंट शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपका जाएगा टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू आ जाएगा, है ना। ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू एयर आ गया, है। बाहर अगर मीडियम कोई अलग है तो बात अलग है, लेकिन अगर एयर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एपरेंट शिफ्ट की वैल्यू ये होती है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले लेंगे, है ना, कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या ले लेंगे 1। तो इसका मतलब एपरेंट शिफ्ट का आप समझना क्या है, एपरेंट शिफ्ट का मतलब बेसिकली आपका ये है कि सपोज मैंने यहाँ पे कोई ग्लास स्लैब ले लिया इस तरह से, है ना, और ये आपकी कोई रेफरेंस लाइन हो गई, यहाँ पे कोई आपके क्या हो गया बेसिकली आपकी एक रेफरेंस लाइन हो गई, है ना। यहाँ पे आपने कोई रेफरेंस आपकी लाइन ले ली और इस लाइन की जो थिकनेस है वो टी है ना, लाइन की थिकनेस कितनी है बेसिकली आपकी टी है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसको ऑब्जर्वर थ्रू ग्लास स्लैब देख रहा है। अब बाहर में मीडियम एयर भी हो सकती है और बाहर में मीडियम कोई वाटर भी हो सकता है। नहीं बेटा यही सही है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, एपरेंट शिफ्ट की वैल्यू यही होती है, 1 माइनस म्यू 2 बाई म्यू 1 होता है। वो मैंने शुरू में चेंज कर दिया, आप थोड़ा ध्यान रखना, स्टार्टिंग में मैंने चेंज कर दिया था। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, अच्छा आपके क्वेश्चंस भी थे, मैं बताता हूँ आपको, मैं मुझे याद नहीं रहा। ये आपका ऑब्जेक्ट है कोई और यहाँ से ऑब्जर्वर थ्रू स्लैब देख रहा है,
और इसकी थिकनेस कितनी है टी। तो क्या होगा जब भी रे इस तरह से जाएगी, है ना, किस तरह से अगर हम रे देखें तो सबसे पहले रे ऐसे पास होगी तो पहले ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो ऑब्जर्वर की आई में जब जाएगी तो उसको जो रे है वो इस पॉइंट से आती हुई दिखेगी। तो मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन आगे शिफ्ट हो गई, इसी को हम एपरेंट शिफ्ट बोलते हैं, है ना। और इस शिफ्ट की वैल्यू ये हो जाएगी कि भाई शिफ्ट कितना होगा उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो चाहे ऐसा हो चाहे इस तरह से हम ले सकते हैं, है ना, कि कोई भी रे, है ना, कि कोई भी स्लेब किस रे के पाथ में आ गया, वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस। इसमें तो रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज वर्चुअल बन रही है। किसी केस में ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है। वही ये आपका कोई, है ना, रेफरेंस लाइन है। इस तरह से आपकी कोई रेफरेंस लाइन है ना, कि इस तरह से आपकी कोई रेफरेंस लाइन आ गई आपकी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि अगर कोई रे आपकी इस तरह से आ रही थी, अगर ये स्लैब नहीं होता तो ये जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर जाती, लेकिन आपको पता स्लैब की वजह से क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी और यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। कि इन एब्सेंस ऑफ स्लैब यहाँ पे स्ट्राइक करती है, अब यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ये किसी अमाउंट से आगे शिफ्ट हो गई। इसको भी हम एपरेंट शिफ्टिंग बोलते हैं। तो सबका फॉर्मूला ये होता है कि अगर बाहर में कोई म्यूटू मीडियम है ना, तब तो सही है कि दो मीडियम वाला फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन बाहर में अगर एयर है तो ये वाला आपका एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला है। तो कई बार ये एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला डिफरेंट केसेस में यूज होता है, तो इससे समझ सकते हैं। है ना, इसमें म्यू वन और म्यू टू आप लिख देना क्या चीज है। म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, जो ग्लास स्लैब लिया है, और म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। ये ज्यादा क्लियर होगा, है ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग। यूजली एयर ही होता है तो ऊपर में वन आ जाता है, अदरवाइज कुछ दूसरी चीज भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, है ना। तो ग्लास स्लैब में जस्ट आपको यही चीजें जाननी है कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन तो जीरो होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक एपरेंट शिफ्ट की चीजें आ जाएंगी कि ग्लास स्लैब जहाँ भी होगा तो रे को शिफ्ट कर देता है ना, जो भी आपकी इंसिडेंट रे है उसके लॉन्ग शिफ्टिंग हो जाती है इन ऑल केसेस। ये हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या आ गया। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ बेस्ड ऑन ऑल दिस कंसेप्ट्स जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सर्फेसेज में एक्चुअल डिस्टेंस एंड अपरेंट डिस्टेंस, या बेसिकली आपकी ये सारी जो चीजें थी ग्लास स्लैब की, है ना, इसके बेसिस पे आई शेयर फ्री न्यूमेरिकल्स, तो उससे और ज्यादा समझ में आएगा आपको। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। या हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
एक बार रे ऑप्टिक्स हो जाएगा ना, फिर एकदम आप जो नेशनल सिलेबस चल रहा है ना पेस में, उसके एकदम इक्वल हो जाओगे आप, है ना। तो फिर उसके बाद जो टेस्ट सीरीज वगैरह होंगी तो उसमें आपको फायदा होगा, मेजर टेस्ट या टेस्ट सीरीज होंगे ना, उसमें काफी फायदा होगा। रे ऑप्टिक्स का ही चक्कर है, वहाँ 11th में पढ़ाते हैं ना इसे, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। हाँ अंकुश, योर आंसर इज करेक्ट। अंकुश आपका आंसर सही है। हाँ यथार्थ, योर आंसर इज करेक्ट। कनिष्का, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ आशी सही है आपका आंसर, सही है आशी। कार्तिकेय त्यागी, अनामिका कुमारी, सबके आंसर सही है आपके। ठीक बता रहे हो आप आंसर, है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ये सारे आंसर्स आपके करेक्ट हैं, है ना। कि भाई फिश इस तरह से है, तो इसमें कॉन्सेप्ट यही तो था कि भाई ये किसी दो मीडियम की बाउंड्री है ना, और वाटर के अंदर कोई फिश है, और इस फिश की जो डेप्थ है उसने दिया हुआ एक्स है ना, इसका बी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे कोई बर्ड है, बर्ड की एक्चुअल हाइट जो है ना वो आपकी है वाई। तो एक्चुअली में जो एक्स डिस्टेंस है ये भी वाटर के अंदर है, और नॉर्मली एक्स डिस्टेंस भी वाटर के अंदर है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स में चेंज थोड़ी आएगा, बल्कि बर्ड की अपरेंट पोजीशन ऊपर हो जाएगी जब फिश ऑब्जर्व करेगी, बी डैश पे हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और आपको पता है ये जो डिस्टेंस होती है इसमें म्यू मल्टीप्लाई हो जाता है आपका ये, कि अगर एक्चुअल डिस्टेंस वाई है तो म्यू मल्टीप्लाई होकर म्यू वाई हो जाएगा। तो आप फिश के अकॉर्डिंग बर्ड की जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, उसमें एक्स में तो कोई चेंज होगा नहीं, जो एयर वाले डिस्टेंस है वो ज्यादा दिखेगी, तो एक्स प्लस आपका म्यू वाई हो गया। म्यू इसने एन दिया हुआ है, तो एक्स प्लस एन वाई हो जाएगा, जस्ट आपने ले लिया। हाँ तो ये आपका एक्चुअल डेप्थ है ना, अपेरेंट डेप्थ के ऊपर निशान है ना। तो मतलब फिश ऑब्जर्वर है, बर्ड ऑब्जेक्ट है, अगर उल्टा होता तो यहाँ पे म्यू एक्स में डिवाइड हो जाता, कि भाई एक्स में म्यू क्या हो जाता है, बेसिकली आपका डिवाइड हो जाता है आपका। नहीं अपेरेंट शिफ्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते बेटा ऐसे हम, है ना। अपेरेंट शिफ्ट फॉर्मूला से यूज करने का फायदा नहीं है ना, आपको तो सिंपल सा डिस्टेंस निकालना है। वो तो आपने ये चीज निकाल लिया तो उसको भी यूज कर लो, मान लो ये अपेरेंट शिफ्ट हो गया, तो बात वही है ना बेटा, कि अब आप इसके अकॉर्डिंग लोगे तो आप लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस अपेरेंट शिफ्ट, लेकिन ये जो चीज है वो एक्स प्लस अपेरेंट शिफ्ट ही खाली है ना, तो वो सही नहीं होगा ना। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस अपेरेंट शिफ्ट, तीनों का सम आ जाएगा, तो तीनों का सम निकालोगे तो यही चीज आ जाएगी आपकी। तो इसमें सिंपल सा ऐसा है कि वाई अगर इसकी हाइट है तो इसके अकॉर्डिंग ये हाइट म्यू वाई हो जाएगी, तो ये पूरा म्यू वाई हो गया, ये डिस्टेंस एक्स थी, तो एक्स प्लस म्यू वाई आंसर हो जाएगा, तो उसको ये डिस्टेंस दिखेगा, है ना। बर्ड अगर देखता फिश को तो उसको पास दिखती, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वाई प्लस एक्स बाई म्यू हो जाता है ना, कि वाई बाई क्या हो जाता है बेसिकली आपका एक्स बाई म्यू हो जाता है। तो ये करने का कोई फायदा नहीं ना मुझे, ये आपका गैस, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना, ये आपने कर लिया इस तरह से।
उधर से वी कैन सॉल्व। हाँ अभी मैं देता हूँ क्वेश्चन आपको। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लो आप, फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। द फर्स्ट लेयर वाटर की है ऑफ 8 सेंटीमीटर, और सेकंड लेयर 96 नहीं 9 सेंटीमीटर है, यस 9 सेंटीमीटर है, और थर्ड आपकी ग्लिसरीन की है, इसकी 4 सेंटीमीटर थिकनेस है। वैसे 3 लेयर्स बनी हुई है आपकी, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये 8 है, ये है 96 नहीं 9 है, 9, और ये 4 सेंटीमीटर है। और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट लेयर का 4/3, सेकंड 3/2 ग्लास है, और थर्ड ग्लिसरीन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो अगर एक्चुअल डेप्थ इसका दिया जो भी है, इसका एपरेंट डेप्थ आपको बताना है कितना होगा। व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ? है ना, एक्चुअल डेप्थ तो इसका हो गया, कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, लेकिन एपरेंट डेप्थ कितना होगा वो बताना है आपको, अगर अलग अलग मीडियम इन्वॉल्व है तो।
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो ध्यान करो, ये तो इजली आ जाना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं, बहुत सिंपल सॉल्व करो इससे, बहुत हम सिंपली सॉल्व करते हैं। हाँ, अर्पित भारद्वाज, आपका आंसर सही है। खुशी यादव सही है आपका आंसर। आशीष सही है। एकाग्र सही है। सुहाना सही है। सही, काफी लोग सही बता रहे हैं आंसर। जैक सही है आपका आंसर। है ना, सही आंसर है आपका, है ना, ये सही आंसर बता रहे हैं। आंसर इज द 14 सेंटीमीटर। इसका अपरेंट डेप्थ 14 सेंटीमीटर होगा। लक्ष्य अग्रवाल सही है। इसमें करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं कि सबका हम अपरेंट डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल के ऐड देते हैं, ऐड कर देते हैं। हाँ, कैलकुलेट इंडिविजुअल apparent depth with respect to air and add them। बस ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम ऑप्टिक्स में चीजों को करेंगे ना, तो सबको एयर के रिस्पेक्ट में अलग अलग करके बाद में हम उसको कंबाइन कर देंगे। हम ही बोलेंगे अगर ये 8 एयर में होता तो कितना दिखाई देता, है ना, अगर ये 9 एयर में होता तो कितना दिखाई देता, अगर ये 4 एयर में होता तो कितना दिखाई देता। तो सबको सिंपल ऐड कर देंगे, तो जो अपरेंट डेप्थ डी डैश होगी, ये आपका जस्ट आपका ऐसा हो जाएगा d1/μ1 d2/μ2, भाई विद रिस्पेक्ट टू एयर में म्यू तो डिवाइड हो जाता है, प्लस आपका d3/μ3। अगर और स्लैब्स होती तो उसको भी ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही स्लैब है, बस इससे आप अपरेंट डेप्थ निकाल लो। तो d1 पहला 8 है, डिवाइड बाई 4/3 आ गया। दूसरा जो था वो 9 था, डिवाइड बाई 3/2 आ गया। प्लस तीसरा जो था वो 4 था, डिवाइड बाई 2 आ गया। तो इससे आपकी अपरेंट डेप्थ 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाँ, कि अपरेंट डेप्थ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसलिए आपकी 14 सेंटीमीटर। ये आपका डी डैश आ गया, है ना। कई बार इससे इसमें ये भी पूछते हैं कि बताओ इसका इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि मतलब इस पूरे की जगह पे अगर हम सिंगल ले लेते तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो उसके लिए मैं पूरा यूज कर लूंगा। भाई डी डैश की वैल्यू d/μ होती है ना, म्यू सपोज इक्विवेलेंट है, तो डी डैश जो दिखाई दे रहा है वो 14 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल डेप्थ कितना है, 21 है बाई म्यू। आ जाएगा ना आपका कि इसको ऊपर से देखने पे इस ऑब्जर्वर को ये बेस जो है 14 पे दिखाई दे रहा है। मतलब अगर यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है ना, तो इसको जो ये दिखाई दे रहा है वो आपकी यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा है, इस जगह पे कहीं पे 14 सेंटीमीटर पे, है ना। तो वही बात है कि पूरे को अगर हम एक ही मीडियम मान लें तो डी डैश इक्वल टू d/μ हो जाएगा, तो 14 इक्वल टू 21/μ आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू आपकी 21/14 आ जाएगी, मीन्स 3/2 हो जाएगा। तो इसका म्यू इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 3/2 हो जाएगा। तो यही आप ध्यान रखना कि ऑप्टिक्स में इस चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि कैलकुलेट द इंडिविजुअल अपरेंट डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड ऐड देम, कि सबको हम एयर के रिस्पेक्ट में पहले अलग अलग निकाल लेंगे, बाकी फिर ऐड कर देंगे सबको, तो आपका आ जाएगा, है ना। तो उसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि ये जो 9 वाला जो था इसके बाहर तो कोई अलग मीडियम है। कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज आते हैं कि भाई ये तो 4/3 है, ये आपका 3/2 है। हाँ, तो सोचते हैं 3/2 के बाहर तो दूसरा मीडियम है, वो गलत है। सबको एयर के रिस्पेक्ट में लेके हम यहाँ पे लगा देते हैं, है ना, ये मतलब होता है इसका। तो ये कंसेप्ट हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे पास हालांकि अभी वो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको करवा देता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ।
जिसमें कि वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका भी एपरेंट डेप्थ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका गैस। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन अगर देखूं यहाँ पे, तो इसको मैं आप जस्ट मैं रिटेट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि भाई एज एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई इस तरह से टैंक है और टैंक में वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई लिक्विड फील्ड है एच हाइट तक, एच हाइट तक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। किसी वाई पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है ना वो 1+y/h है। मतलब जैसे जैसे हम टॉप से वाई नीचे जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। जहां पे वाई की वैल्यू 0 होगी वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1 होगा, वहां तो एयर है ही। लेकिन जहां पे वाई की वैल्यू h होगी नीचे सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो जाएगा, तो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो दिस इज द लिक्विड ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो आपको निकालना है कि फाइंड आउट एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, है ना। कि कोई ऑब्जर्वर अगर इसको एयर से देखे तो उसको कितना डेप्थ पे दिखाई देगा, इसका बेस जो होगा। चेक करो कैंसिल होगा आपका, आसानी है वैसे तो ये भी।
वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। तो इंटीग्रेट करके देखो, एलिमेंट वगैरह लेके देखो कैसे कर पाते हैं वैसे। हाँ, निहाल राउत, आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, सही किया आपने। म्यू वन म्यू टू, अर्पित, इसमें म्यू वन म्यू टू तो कुछ है ही नहीं ना, एक ही मीडियम है, वो ये है म्यू इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एच है। तो अगर एक्चुअल डेप्थ एच है तो कितना दिखाई देगा, एच के टर्म्स में आंसर आएगा। एयर से देख रहे हैं मुझसे। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक आंसर तो वैसे सही आया है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या करेंगे ना हम इसमें, क्योंकि म्यू हर जगह पे अलग अलग है। अगर ये म्यू सेम होता तो एच बाई म्यू आंसर हो जाता। तो आपको यहाँ पे एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, वाई डेप्थ पे आप एक एलिमेंट ले लो जिसकी की विड्थ कितनी हो जाएगी, डी वाई, है ना, इस एलिमेंट की विड्थ कितनी हो जाएगी, डी वाई हो जाएगी। अब हम बोलेंगे कि अगर ये डी वाई विड्थ का एलिमेंट को एयर में होता तो इसकी विड्थ कितनी दिखाई देती है, अगर डी वाई विड्थ का एलिमेंट है कोई, है ना, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है यहाँ पे, जो कि इसके इक्वल है, बाद में पुट करेंगे। अगर हम इसको एयर से देखते तो ये कितने का दिखाई देता, तो जो एलिमेंट का अपरेंट डेप्थ होता है डी वाई डैश, वो आपका डी वाई बाई म्यू हो जाता है। ये तो फॉर्मूला होता है कि अगर एक्चुअल इसकी विड्थ डी वाई है और अगर हम इसको एयर से देखेंगे तो इसकी जो डेप्थ दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी, डी वाई बाई म्यू दिखाई देगी। और म्यू की वैल्यू जो वेरिएबल है वो 1 प्लस वाई बाई एच है किसी भी वाई डेप्थ पे। यहाँ से आपका आ गया डी वाई बाई वाई प्लस एच, 1 प्लस वाई बाई एच, ये आपका गया। अब आपको पता है ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, है ना, तो सबकी अपरेंट डेप्थ अलग अलग होगी, तो टोटल अपरेंट डेप्थ निकालने के लिए मैं इसी चीज को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो वाई डैश की वैल्यू जो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई प्लस एच हो जाएगी, डी वाई बाई 1 प्लस वाई बाई एच हो जाएगी। बस इसको इंटीग्रेट कर दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट हो जाएगी वाई की लिमिट से लेके एच तक, तो 0 से एच आ गया। तो आपने ऐसा एज्यूम कर लिया कि वाई डेप्थ पे अगर एक कोई डी वाई विड्थ का एलिमेंट है, अगर इस डी वाई विड्थ के एलिमेंट को मैं यहाँ से सेपरेट करके देखूं एयर के रिस्पेक्ट में, तो वो डी वाई वाला डी वाई बाई म्यू दिखाई देगा, जो सिंपल चीज होती है। अब ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट को एयर से देखेंगे तो सबकी अलग अलग दिखाई देगी, और फिर सबको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन तो होता है, तो इसको 0 से एच तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा लॉग के टर्म्स में आ जाएगा ना, एक तो एच मल्टीप्लाई हो जाएगा
है ना, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस ln ऑफ 1 + y/h, और इसमें आप लिमिट पुट कर दो, है ना। इसमें हम क्या पुट कर देंगे, बेसिकली आपका लिमिट 0 से लेके h तक, है ना। तो यहाँ से आपका h, जब y की जगह पे h पुट करेंगे तो h ln 2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया कि इसका अगर एक्चुअल डेप्थ h है तो इसका एपरेंट डेप्थ जो होगा वो h ln 2 हो जाएगा, है ना, h log 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे, है ना? वही करना है आपको कि एक सब चीजों को ऐड करना है एयर के रिस्पेक्ट में, है ना, कि एयर के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल निकाल के आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो हम कर सकते हैं। हाँ सही बात है, आपने कुछ वो एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाहर में अलग मीडियम है, तो एनवायरनमेंट के मीडियम के बारे में सोचने लगते हैं, वो गलत है। ये बाहर निकाल लो, अगर इसको एयर से देखेंगे तो कितना दिखेगा, इतना दिखेगा। ऐसे सारे एलिमेंट अलग दिखेंगे, तो सबको ऐड करना है, सबका जो अपेरेंट डेप्थ है, तो सिंपल इंटीग्रेशन एडिशन ही तो होता है। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, इसलिए आपका एडिशन ही होता है। तो log 2 हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका अपेरेंट डेप्थ आ गया, ये क्या हो गया, बेसिकली आपका अपेरेंट डेप्थ। तो या तो अपेरेंट डेप्थ यूज होगा या अपेरेंट शिफ्ट ही यूज होगा, है ना। दोनों में से कोई भी हम यूज कर लेते हैं, लेकिन डेप्थ वाला ज्यादा आसान होता है। किसी किसी क्वेश्चन में शिफ्ट भी यूज हो जाएगा, बात एक ही। ये आपका log 2 हो जाएगा, है ना? एक और चीज है जो कि मैं यहीं पे बता देता हूँ, इसका भी क्वेश्चन मेरे पास कोई वेल फ्रेम्ड फॉर्म में नहीं है, मैं यहीं पे उसको ले लेता हूँ इसे। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, है ना, मिरर और ग्लास स्लैब के कॉम्बिनेशन का। कि आपने यहाँ पे क्या किया, एक इस तरह से आपका मिरर ले लिया, है ना, ये आपका कोई मिरर है। इस कॉनकेव मिरर का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 30 सेंटीमीटर है ना, और ये आपकी कोई रेफरेंस लाइन है, और यहाँ पे कोई स्लैब रखा हुआ है, बीच में एक स्लैब रख दिया हमने, है ना। स्लैब की जो विड्थ है ना वो आपकी 3 सेंटीमीटर है, दिस इज योर 3 सेंटीमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब की जो है वो म्यू भी दिया हुआ है आपको, ये आपका 1.5 है ना। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से वो भी दी हुई है आपको। ये डिस्टेंस जो है वो 31 सेंटीमीटर है ना। तो आपको जब से बताना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, कि अगर आपने स्लैब रख दिया तो इमेज की पोजीशन में क्या डिफरेंस आ जाएगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ये आप बताना है। अगर अपने मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्लैब रख दिया तो तो 31 सेंटीमीटर डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस जो है वो 31 सेंटीमीटर है, इसके पोल से ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की है वो 31 सेंटीमीटर। तो इमेज की फाइनल पोजीशन क्या होगी,
सर ये स्लैब का डिस्टेंस गिवन है मिरर से। ये नहीं दिया हुआ है। स्लैब कहीं भी हो, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। स्लैब की लोकेशन कुछ भी हो सकती है। स्लैब बस रे को शिफ्ट कर देता है। स्लैब का काम है रे को शिफ्ट कर देना, और शिफ्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं। अभी आपने पढ़ा है कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर हम देखें तो शिफ्ट की वैल्यू होती है टी इंटू 1 - 1 शिफ्ट होता है। अर्पित ये आंसर नहीं बेटा जो आपने दे रहे हो। लक्षण यथार्थ, थोड़ा सा इसमें गलती होती है आंसर में। आपके आंसर में थोड़ा सा गलती है, जिसके लिए क्वेश्चन दिया गया है, ताकि वो मिस्टेक आप नहीं करें। भाई रे वापस भी तो आएगी, तो वापस आएगी तो फिर से शिफ्ट होगी ना। भाई जाने में अगर शिफ्ट हो रहा है तो जब रे वापस आएगी मिरर से स्ट्राइक करके तो फिर दोबारा फिर से शिफ्ट होगी ना। हाँ आप सही आंसर है आपका यार। मैंने हिंट दे दी तो आपने सही बताया। आप सही बोल रहे हो आप इसमें। भाई जाने में अगर शिफ्ट हो रहा है तो वापस आने में शिफ्ट होगा। सर आने वाले टाइम में ही लगाया था, अब हाँ वो लगाना लगाना पड़ेगा इससे आने वाले टाइम में, है ना। आने वाले टाइम में भी लगाएंगे आंसर। सही है, मैं बता देता हूँ इससे। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में कि भाई शिफ्ट होता है तो शिफ्ट की वैल्यू तो मैं पहले निकाल लूंगा। थिकनेस 3 है, 1 - 1 बाई म्यू 1.5, तो शिफ्ट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाँ अंकुश वर्मा आपका आंसर सही है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्या होगा, रे ऐसे जाएगी, इसका मतलब यही हुआ ना कि ऐसे रे गई, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हुई, ऐसे ही गई। और इसको अगर हम पीछे ले जाएंगे ऐसे, तो यहां से रे आती हुई दिखेगी, और जो शिफ्ट हुआ है वो आपका 1 सेंटीमीटर का है ना। तो शिफ्ट हो कितने का हो गया, बेसिकली आपका 1 सेंटीमीटर का।
तो चूंकि 31 पे था और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 30 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो चीज जहां पे शिफ्ट हुआ होगा ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया होगा, सी हो गया होगा। तो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, लेकिन वो सही नहीं है ना। तो उसका आंसर जो आता है 30 सेंटीमीटर बोलते हैं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, चूंकि बैंड हुई ले तो ये आगे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट 1 सेंटीमीटर हो गया, मतलब यहाँ पे वो बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी, लेकिन वो गलत है। खुशी एकदम 31 ही होगा, 0.07 क्यों होगा, हाँ सही है। आप थोड़ा कैलकुलेट करके ला रहे होगे इसलिए आपका थोड़ा सा वो एरर आ रहा होगा, लेकिन जो मतलब इमेज जो होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाएगी। मैं यहाँ पे इसका आंसर ये लिख दूंगा, इमेज विल फॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे। ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे, रे की रिवर्सिबिलिटी की वजह से ना जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट पे ही फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जा रही है तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर से मिलाने वाली लाइन 90 पे हिट करती है ना, तो जब 90 पे इस तरह से रे जाएगी तो वापस आ जाएगी, और जब वापस आएगी तो ऐसे थोड़ी सीधे चली जाएगी, फिर से बैंड होगी ना, और जहां से रे स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट से वापस चली जाएगी, तो इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाएगा। वो हम जाने का तो सोचते हैं शिफ्ट, आने का भी तो शिफ्ट होगा, कि जाने में अगर 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गई है तो वापस आने में फिर से 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट होगी, तो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इसलिए आपका इमेज बन जाएगा। तो इसका आंसर ये है, इमेज विल फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे। अगर साइन के साथ लिखेंगे तो मैं v की वैल्यू -31 सेंटीमीटर ले लूंगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, कि जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी के ऊपर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे की वजह से जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या फॉर्म हो जाती है, इसलिए आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है, तो हम कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये आपका गैस से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट थे, इस तरह से हमने अपरेंट डेप्थ को इससे रिलेट किया है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें ऑप्टिक्स में नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे, हाँ ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं होते, लेकिन टॉपिक होते बहुत हैं इसमें। ये आपका गैस, और कोई चीज आप छोड़ नहीं सकते इसमें, प्रॉब्लम ये कि हर चीज कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, तो कोई आप स्किप नहीं कर सकते इसमें, सब पढ़ना ही पड़ता है आपको। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बर्ड एंड फिश वाला। इसके नीचे एक मिरर लगा हुआ है, मतलब इसके टैंक के बेस पे एक मिरर लगा हुआ है ना, टैंक के बेस में एक मिरर लगा हुआ है। ये मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर मत लिखना, दिस ऑल आर द मीटर पर सेकंड। वैसे सेंटीमीटर में लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड तो बहुत कम होती है। ये मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पहले करना, फिर उसके बाद फर्स्ट के बाद सी पे आ जाना, ये दोनों लिंक्ड है। डायरेक्टली उसकी स्पीड ऑफ द इमेज क्या होगी, और जो मिरर में रिफ्लेक्शन होगा उसकी स्पीड ऑफ द इमेज क्या होगी।
सेम क्वेश्चन ये दोनों, तो पेयर में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सही है, अच्छा क्वेश्चन है। बस वही v डैश इक्वल टू वी वाई म्यू, या v डैश इक्वल टू म्यू इंटू वी होता है, डिपेंड करता है। बेटा रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, ध्यान रखना, आपको जो वेलोसिटी निकालनी है वो रिलेटिव निकालनी है। बस सर फर्स्ट पार्ट में किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, हाँ, फर्स्ट पार्ट में, किसके रेस्पेक्ट में स्पीड निकालनी है? फर्स्ट पार्ट में निकालनी स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड। वे बर्ड को फिश की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, कैसे दिखेगी? मतलब फिश के रेस्पेक्ट में। बर्ड के रिस्पेक्ट में बेटा, बर्ड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी फिश की? बर्ड के रिस्पेक्ट में फिश की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी जो उसको है ना? तो हर केस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, कोई भी चीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं निकालनी है, सारी चीजें आपको रिलेटिव निकालनी है। हाँ, पहला अंकुश आपका आंसर सही है, तो फर्स्ट पार्ट का आपने आंसर दिया है वो सही है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन अलग है। अरे खुशी, तुम्हारा आंसर पॉइंट पॉइंट में क्यों आता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आज। इसमें तो पॉइंट की कोई बात नहीं है, ये तो सीधे इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी। पहले ए निकालना है, फिर सी का आंसर देना है, फिर बी और डी करना है। हाँ, यथार्थ सही है आपका आंसर।
चलो मैं एक पार्ट कर देता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से करना, है ना, कि एक पार्ट ये फर्स्ट एंड सी करता हूँ मैं आपका। ध्यान दे दो आप इसे कैसे करेंगे। देखो क्या होगा कि बर्ड तो 6 से नीचे आ रही है, फिश 4 से ऊपर जा रही है, तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। ये निकालना है कि बर्ड के रिस्पेक्ट में फिश की एपरेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर ये 4 से जा रहा था तो इसकी जो एपरेंट वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी ना। अभी आपने पढ़ा कि भाई रेयर से डेंसर में देखेंगे तो वी डैश की वैल्यू v बाई म्यू हो जाएगी। तो वी डैश में v तो 4 हो गया और म्यू आपका 4/3 हो गया, तो वी डैश की वैल्यू ये 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब इस बर्ड को इसकी एपरेंट वेलोसिटी जो दिखेगी वो 3 मीटर पर सेकेंड पर दिखेगी। तो पहला क्वेश्चन तो एकदम आसान है कि भाई सीधे जो बर्ड की फिश को देख रहा होगा ये, तो इसकी तरफ भी 3 से आती हुई दिखेगी और ये 6 से नीचे जा रहा है, तो दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा ना। तो फर्स्ट का जो आंसर आ गया वो आपका आ गया 9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक 6 से नीचे जा रहा है, दूसरा 3 से ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। और इस बर्ड को अपनी तरफ ये 9 मीटर पर सेकेंड से आती हुई दिखेगी, ये आपका गया। लेकिन आपको पता है फिश, बर्ड को फिश की दो चीजें दिखेगी ना, एक तो डायरेक्ट इमेज दिखेगा, है ना, जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, एक मिरर में भी तो इमेज दिखेगा इस तरह से, तो एफ की यहाँ पे एक इमेज एफ डैश भी बन जाएगी मिरर में, है ना। इसने बोला स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ऑब्वियसली बात है अगर ये 3 से ऊपर जा रहा है तो ये मिरर में इसकी इमेज 3 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड जाएगी, है ना। ये 3 मीटर पर सेकंड से क्या होगी, इसलिए आपकी डाउनवर्ड जाएगी। तो अब जब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच मिलेंगे तो 6 में 3 माइनस हो जाएगा ना, तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड हो जाएगी। हर केस में रिलेटिव वेलोसिटी ले रहा हूँ, 6 और 3 ऐड हो गया तो 9 हो गया, 6 में 3 माइनस हो गया तो 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर आता हुआ दिखेगा इसे, कि एक्चुअली में तो ये नीचे जा रहा है लेकिन वो इमेज जो नीचे जा रही है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ऊपर जाते हुए दिखेगा। आप देख लो, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ द फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ द फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ द बर्ड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द फिश जो है वो -3 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ द बर्ड जो है वो -6 है, तो इसका जो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब 3 मीटर पर सेकंड से इसको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये तो केस हो गया जो बर्ड को दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड की हम बात कर रहे हैं। जो आपका ये वाला पार्ट है बी और ये, इसमें अब ऑब्जर्वर जो है ना वो आपका फिश है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। ये तो इसकी सेम ही रहेगी, 4 मीटर पर सेकंड में तो कोई चेंज होगा नहीं। अब आपको हो जाएगा कि डेंसर से में दे रहे हैं तो म्यू मल्टीप्लाई होता है, तो वी डैश की वैल्यू जो हो जाएगी म्यू इंटू वी हो जाएगी। तो म्यू आपका 3/2 है और इसकी वी 6 मीटर पर सेकंड थी, तो इंटू 6 हो गया, ये 9 मीटर पर सेकंड होगा। मतलब इसकी अपरेंट वेलोसिटी जो होगी नीचे की तरफ 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। तो जब ये फिश इसको देखेगा तो ये 4 से ऊपर जा रहा था, 9 होगा कि 8 होगा, 9 ही होगा, सही है 9 ही तो होगा। ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 9 हो जाएगा, है ना। सॉरी 4/3, वही तो गड़बड़ हो रहा है सर। हाँ मैं वही ये बार 4/3 हो गया तो ये 8 हो जाएगा आपका, ये 8 आएगा। 8 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये 8 से नीचे जा रहा है, ये 4 से ऊपर जा रही थी, तो इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो इस पार्ट का हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। 8 और 4 ऐड हो जाएंगे ना और डाउनवर्ड दिखाई देगा इसे, मतलब फिश को अपनी तरफ ये 12 से आती हुई दिखेगी। लेकिन आपको पता है बर्ड की भी तो इसके अंदर इमेज बनेगी मिरर के अंदर। इसने बोला लुकिंग अपवर्ड मतलब सीधे बर्ड को देख रहा है वो, लुकिंग डाउनवर्ड मतलब ये बर्ड की इमेज बेडैश देख रहा है यहाँ पे मिरर में।
तो बर्ड अगर 8 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही है तो इसकी इमेज 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी। तो आप फिश के अकॉर्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी 8 में 4 माइनस हो जाएगा ना, तो ये वाला 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना, और डायरेक्शन इसकी अपवर्ड हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार और थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है, लेकिन इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आंसर सारा लिख दिए हैं और प्रोसेस भी आपको समझा दिया मैंने कैसे हमको करना है ना। तो इसमें काफी चीजें आ जाती हैं आपकी, है ना, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। सही बात है, खुशी यादव सही आपने आंसर बोला। तो इसकी ये आंसर है, भाई सेम चीजें हैं, दिखाई अलग अलग देगी, है ना। किस वजह से? एक तो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, और दूसरा एपरेंट जो वेलोसिटी होती है उसकी वजह से। जैसे एपरेंट डिस्टेंस होता है वैसे एपरेंट वेलोसिटी भी होती है, ये हम कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ेंगे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, वो भी रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस में ही आता है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफी है। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। हाँ, आज होमवर्क सेंड करूंगा मैं, आई सेंड द होमवर्क टुडे। आज मैं होमवर्क सेंड करता हूँ।